जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है मध्य प्रदेश के अभयारण्य। और ये मध्य प्रदेश के अभयारण्य का पार्ट 2 है। और अगर यूँ देखा जाए तो यह हमारा लेक्चर नंबर 29 है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इन वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, ताकि और भी जो हमारे साथी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़े और इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को परिणाम में बदलते की तैयारी की शुरुआत करें, ताकि हम हमारे मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि मोगली लैंड के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो जब हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम पेंच मोगली अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोगली लैंड कहाँ पर स्थित है, तो पेंच नेशनल पार्क में यह स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यह हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोगों को आपके प्रश्नों का जवाब मिल गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वह है धैर्य सर्वस्व साधनम। यानी कि हमें किसी भी असफलता से घबरा कर हमारा धैर्य नहीं खोना है, हमें धैर्य बनाकर रखना है। और अगर हम हमारा धैर्य को बनाकर रखेंगे तो एक दिन जरूर असफलताएं हमें परेशान जरूर करेंगी, लेकिन अगर हम हमारे हौसलों से बंधे रहे, हमारे जो लक्ष्य है उसके पीछे निरंतर लगे रहे, धैर्य के साथ बढ़ते रहे, तो एक ना एक दिन हम हमारे लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश के अध्ययन की सीरीज स्टार्ट की और आज का हमारा यह लेक्चर नंबर कौन सा है, 29 है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमें ये भी तो पता रहे। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है हमारे मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की पर्वतमालाएं, इसके बाद मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। इसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। और जो अब हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मध्य प्रदेश के अभयारण्य पार्ट 2। तो हम देखते हैं कि हमने कितने अभयारण्य देखे थे। तो हमारे यहाँ पर टोटल 25 अभयारण्य हैं और 25 के 25 अभयारण्यों के बारे में हमने अच्छे से पिछले लेक्चर में हर एक अभयारण्य को मैंने आप लोगों को बताया भी था। और हम एक एक अभयारण्य यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सीधा हम चलते हैं। क्योंकि हम कल पूरे अभयारण्यों को देख चुके हैं तो अब हम एक एक अभयारण्यों को देखेंगे। हमने देखा था कि अभयारण्य क्या होता है, तो अभयारण्य का मतलब होता है अभय प्लस अरण्य। ये क्या है, तो अभयारण्य की संधि विच्छेद है, यानी कि वह स्थान जहाँ पर जंगली जीव या फिर जो जंगल में रहने वाले जीव है वो बिना भय के विचरण कर सके, निवास कर सके। और किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए हम लोगों ने किसका निर्माण किया, तो हमने अभयारण्य का निर्माण किया। और इसे
संरक्षण किसके अंतर्गत प्राप्त है, तो हमने देखा IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के संस्थान के द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। और हमने ये देखा था कि हमने इसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि श्रेणी 2 में हमने इसे राष्ट्रीय उद्यान और श्रेणी 4 में हमने अभ्यारण्य को विभाजित या हमने अभ्यारण्य को रखा है। और ये प्रश्न एसएससी की परीक्षा में एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, तो याद रखिएगा यह श्रेणी 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं, तो हम पहले 24 थे, लेकिन अभी बढ़कर कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो कि सागर जिले में अभी अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के समय पर लागू किया गया था, बनाया गया था। तो इसके साथ ही अब हमारे यहाँ पर अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 25 हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 खरमोर पक्षी अभ्यारण्य हैं, जिसमें एक सेलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर अभ्यारण्य धार है। वहीं हमने देखा कि एक सोन चिड़िया अभ्यारण्य है, जिसमें घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर में हम किसका संरक्षण करते हैं, तो सोन चिड़िया का हम संरक्षण करते हैं। वहीं पर हमने देखा कि हमारे यहाँ 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं। और कौन कौन से घड़ियाल अभ्यारण्य हैं, तो पहला है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में, दूसरा है केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में, और तीसरा हमने पढ़ लिया था सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और शहडोल में। ठीक है, मैंने राष्ट्रीय उद्यान में जो सोन चिड़िया है वो उनकी संख्या 2 लिखवाई थी, तो उसको करेक्ट करके 1 कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि हमारा जो पहला जो अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। और यह किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो यह सागर, रायसेन और नरसिंहगढ़ जिलों के अंतर्गत आता है। क्लियर है, चलिए फिर हमने ये देखा कि इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1975 में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। और इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फिर हमने ये देखा था कि यह अपनी जैव विविधता के कारण फेमस है और यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल डीजल के वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। फिर हमने देखा यहाँ पर तेंदुए का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है, साथ में अन्य पक्षी और गिद्ध की प्रजातियों का भी यहाँ संरक्षण किया जाता है। फिर हमने देखा था कि यह गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य स्थित एक अभ्यारण्य है। ठीक है, फिर देखा था हमने कि मादा बाघ और किशन नर बाघ यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने दूसरा अभ्यारण्य देखा था हमारा रालामंडल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है, तो हमारे है। और अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो वर्ष 1990 में 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह 2.34 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमने देखा था कि इस अभ्यारण्य में 2017 से लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया है। फिर हमने देखा कि यहाँ हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया है। और यहाँ पर किस प्रजाति के बांस का प्रोडक्शन किया जाता है, तो बम्बू सेटम जो बांस की प्रजाति है उसका प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि सरकारी बांस का सरकारी शोरूम कहाँ पर स्थित है, तो हमने देखा था कि नवलखा इंदौर में बांस का सरकारी शोरूम है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ खोला गया है, तो रालामंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत इसे खोला गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट होगा रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य अब्दुल्लागंज रायसेन। ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले की तहसील है या रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और यह अगर हम बात की जाए इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। और
याद रखिएगा, जैसे हमने कान्हा किसली नेशनल पार्क का शुभंकर पढ़ा था, भूर सिंह द बारासिंगा, उसी प्रकार से भीमबेटका के शैल चित्रों को रातापानी अभ्यारण्य का क्या बनाया गया है, शैल चित्र शुभंकर बनाया गया है। क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह भी इसी वन्य क्षेत्र के अंतर्गत अबेदुल्लागंज जो जगह है रायसेन जिले में, वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं भी पाई जाती है, जिसका संबंध पाषाण युग से माना जाता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंगीन चित्रों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि वर्ष 2025 में इसे मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, और अभी टोटल कितने प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा टोटल 9 प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, लोमड़ी, हनुमान लंगूर, अजगर, चीतल आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देख लिया था कि भीमबेटका की गुफा भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। फिर अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो यह अकेले रायसेन जिले में ही नहीं, रायसेन जिले के अलावा भी यह सीहोर और भोपाल जिले के क्षेत्र के अंतर्गत यह जो रातापानी अभ्यारण्य है यह फैला हुआ है। क्योंकि देखो क्या है कि सब इन जिलों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो कुछ कुछ भाग इन रायसेन जिले के अतिरिक्त भी यह स्थित है, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है इसका, तो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए यहाँ का प्रमुख जो आकर्षण के केंद्र हैं, तो हम देखते हैं कोलार नदी, बेतवा नदी और गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ के किले का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भोपाल की अंतिम हिंदू महारानी कमलापति का संबंध किस किले से है, तो गिन्नौरगढ़ के किले से है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि रातापानी अभ्यारण्य में मछली घर बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क कहाँ खोला गया है, तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में खोला गया है। जबकि हमने दूसरा कहाँ पढ़ा था, तो हमने रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क पढ़ा था। वहीं अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले तितली पार्क कहाँ खोला गया था, तो यह हमारे महाराष्ट्र जिले में खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मांडू धार में बनने वाला जो तितली पार्क है, जो कि तीसरा तितली पार्क रहेगा, उसका नाम जमुना देवी जी के नाम पर रखा जाएगा। याद रखिएगा जमुना देवी कौन थी, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री तो उमा भारती थी, लेकिन पहली महिला उप मुख्यमंत्री और प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी, तो जमुना देवी थी। और याद रखिएगा इन्हें बुआ जी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सागौन के वन अधिक पाए जाते हैं। पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया गया प्रश्न है कि किस दिशा में या मध्य प्रदेश में किधर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो कभी कभी दिशाओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए हमें कम से कम हमारे मध्य प्रदेश का मैप और भारत का मैप अपने हाथों से बनाना और उसकी लोकेशन हमें अपने हाथों से आनी चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आता है तो हमें मार्केट में रेडीमेड बने बनाए नक्शे मिलते हैं, तो आप लोग नक्शे साथ में रखिए और इन चीज़ों को थोड़ा गौर कीजिएगा कि कहाँ कौन सा, चूँकि अब 55 जिले हो गए हैं तो उन जिलों की जो लोकेशन है वो भी मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो अभ्यारण्य है उसका नाम है चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, या इसे ही हम चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं और यह मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि यह चंबल नदी के कारण चूंकि ये चंबल नदी जो है वह इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है और इस चंबल नदी के कारण ही इसका नाम हमने क्या रख दिया, तो चंबल अभ्यारण्य रख दिया। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। हमने 3 घड़ियाल अभ्यारण्य पढ़े थे। ठीक है, तो इन 3 घड़ियाल अभ्यारण्यों में से सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। फिर हम देखते हैं कि इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन
और लाल कवच वाला जिसको हम बटागुर कछुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बटागुर कछुआ। तो इनका दोनों का संरक्षण किस क्षेत्र में या किस नदी में किया जाता है? तो चंबल नदी, ये चंबल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, उसमें गंगा डॉल्फिन और लाल कवच वाले बटागुर कछुए का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 2017 में कछुओं को चंबल नदी में भिंड के बहटी घाट में इसका संरक्षण किया जाता है, यानी कि स्पेशल जगह पर ही इसका संरक्षण किया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो देवारी गांव मुरैना के अंतर्गत हमें जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा अभ्यारण्य है वह है गांधी सागर अभ्यारण्य, और यह नीमच और मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आगे देखें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और चंबल नदी इस अभ्यारण्य के बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस कारण से चंबल नदी इसे दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक, अगर हम देखते हैं तो यहाँ गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में गिद्धों का संरक्षण मुख्यतः किया जाता है। क्लियर है? तो ये अभी हमने 2 अभ्यारण्यों को समझा, 3 अभ्यारण्य हो गए हैं। तो हम अगले अभ्यारण्य की ओर चलते हैं, और जो हमारा अगला अभ्यारण्य है उसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य, और यह किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1983 दूधराज, या इसे ही हम शाह ए बुलबुल या खड़ग तीतर के नाम से जानते हैं, तो इनका संरक्षण हम कहाँ कर रहे हैं? तो सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत हम दूधराज, चूंकि जो दूधराज जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, तो इसका संरक्षण किस जगह पर किया जा रहा है? तो यह सरदारपुर अभ्यारण्य धार में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि स्पेशली इस अभ्यारण्य को किस जीव के या किस पक्षी के संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है वह कहाँ किया जाता है? तो हमने पढ़ा कि खरमोर पक्षी का संरक्षण 2 जगह किया जाता है, एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, और दूसरा सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में इसका संरक्षण किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा जो अगला अभ्यारण्य है वह है सेलाना अभ्यारण्य रतलाम, और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई, यानी कि ये दोनों के दोनों पड़ोसी एक ही वर्ष स्थापित हुए हैं। कब स्थापित हुए हैं? तो वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। क्लियर है? चलिए, फिर हमने देखा था कि यहाँ पर किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है, तो खरमोर पक्षी का संरक्षण सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में किया जाता है। वहीं बात की जाए कि यहाँ प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने सेलाना अभ्यारण्य में पक्षियों की 89 प्रजातियों के ऊपर पुस्तक लिखी है। ठीक है, और अगर बात की जाए सेलाना अभ्यारण्य की, तो सेलाना अभ्यारण्य अपने कैक्टस गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। तो कल को अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस अभ्यारण्य में कैक्टस गार्डन स्थित है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? तो सेलाना अभ्यारण्य रतलाम। क्या हमारा जवाब हो जाएगा? सेलाना अभ्यारण्य रतलाम। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ये हमारा कैक्टस गार्डन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला अभ्यारण्य रहेगा वो रहेगा घाटी गांव अभ्यारण्य, और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है, और वर्ष 1981 में इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, मुख्यतः देखिए हम लोगों को 1-2 विशेषता याद रखनी है हमारे अभ्यारण्यों की, और साथ में उनके स्थान याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो मुख्यतः यहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा दूधराज, या इसे ही हम शाह ए बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, तो इन दोनों का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में किया जाता है।
देखिए मैं बार बार आप लोगों को मैप के ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर आप लोगों को मैप याद है तो आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं या रतलाम की बात कर रहे हैं। तो रतलाम कहाँ पर लोकेट है, ग्वालियर कहाँ लोकेट है, भिंड मुरैना कहाँ पर है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि खुद से मध्य प्रदेश और भारत के नक्शे बनाना सीखें, प्लस कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है, उन्हें भी आप लोकेट करना सीखें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला अभ्यारण्य है उसका नाम है केन घड़ियाल अभ्यारण्य, छतरपुर, पन्ना। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1981 में केन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। और याद रखिएगा वर्ष 2006 में हमारी सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन अस्तित्व। जैसे अभी चलाया ना ऑपरेशन सिंदूर, उसी प्रकार से उस समय 2006 में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अस्तित्व। और इस ऑपरेशन अस्तित्व का संबंध किससे है तो याद रखिएगा गिद्धों का संरक्षण से या गिद्धों को बचाने के लिए हमने कौन सा अभियान चलाया था, तो हमने ऑपरेशन अस्तित्व चलाया था। याद रखिएगा गिद्धों को इस धरती का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर सड़े गले हुए या मृत जीवों को खाकर इस पर्यावरण को, इस धरती को क्लीन करने का काम करते हैं। इसलिए गिद्धों का संरक्षण अति आवश्यक है। अगर ये प्रजाति समाप्त हो गई तो धीरे धीरे इसका प्रभाव ये रहेगा कि हमारे यहाँ पर जो जीवों के मृत्यु के बाद उनका विघटन नहीं हो पाता है, उसके कारण बहुत सारी महामारियाँ यहाँ पर फैल सकती हैं। और केन घड़ियाल अभ्यारण्य को हम केन घड़ियाल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका क्या नाम है तो केन नदी है। यानी कि याद रखिएगा जब हम केन जो पन्ना अभ्यारण्य पढ़ा था तो हमने देखा था कि केन और बेतवा लिंक परियोजना के कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर इसका प्रभाव पड़ा। और चूंकि केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला अभ्यारण्य। और अगला अभ्यारण्य है हमारा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, सीधी, शहडोल। ठीक, स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1974 में इसे स्थापित किया गया था। और यहाँ पर कछुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजातियाँ पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ से सोन नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है? चलिए अगले हम अभ्यारण्य पर चलते हैं हमारे, और जो अगला अभ्यारण्य है हमारा वह है सिघोरी अभ्यारण्य, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1976 में इसे स्थापित किया गया था। और इस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ी का किला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और साथ में इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हमें मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, जामवंती की गुफाएं और बारना बांध जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी पर, बारना नदी पर बनाया गया है, तो ये सारे स्थल भी हमें सिघोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए जामवंती के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि सॉरी जामवंती की बात करेंगे कि जामवंती आखिर थी कौन। तो हम देखते हैं कि आप सभी ने रामायण काल में एक जो थे ऋक्षराज जामवंत के बारे में आप लोगों ने सुना था। तो यही ऋक्षराज जामवंत जो कि त्रेता युग में भगवान राम के समय पर थे, वहीं पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय पर, क्योंकि इन्हें वरदान था दीर्घ काल तक जीवित रहने का, तो ये जामवंती उनकी ही पुत्री है जो बाद में चलकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बनती है। ठीक है, और हम उनकी 16,108 पत्नियों के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर उसमें से एक पत्नी कौन सी थी, तो जामवंती उनकी एक पत्नी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो बोरी अभ्यारण्य, होशंगाबाद,
में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए कि इसकी क्या विशेषता है, तो यह भारत का सबसे पुराना जंगल क्षेत्र है। यह अंग्रेजों के ज़माने से इसे जंगल क्षेत्र के रूप में नोटिफाई कर दिया गया था और उस समय पर जो वन नीतियाँ लागू होती थी तो सर्वप्रथम इसी बोरी अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी वन नीति लागू की थी। ठीक है, और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सागौन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सागौन के वन और आगे हम पढ़ेंगे कि साल के वन मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे के अभ्यारण्य हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।